नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 मई सन 2026 आज त्रयोदशी तिथि सुबह 8:31 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में अब सताएगी चिलचिलाती गर्मी, गर्म हवाओं के थपेड़े बढ़ाएंगे आमजन की परेशानी। जरूरी खबर, हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती के लिए सरकार ने बदले नियम, इस आधार पर अब उम्मीदवारों को मिलेगा मौका। हरियाणा बोर्ड ने जारी किया कक्षा 10वीं का रिजल्ट, भिवानी की दीपिका बनी स्टेट टॉपर। हरियाणा में 1 जुलाई से SIR, घर घर जाकर वोट वेरीफाई करेंगे BLO, नई वोटर लिस्ट सितंबर में आएगी। बड़ी खबर अपडेट, आखिरकार 14 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, सरकार से इन मांगों पर बनी सहमति। हरियाणा में रास्ता नहीं मिलने के कारण अटके पड़े प्रोजेक्ट पकड़ेंगे अब रफ्तार, सामलात भूमि से जमीन देगी पंचायत, बताएंगे पूरी खबर। CRPF जॉब्स अपडेट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में निकली विभिन्न पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन। रिजल्ट आने के बाद नहीं बदल सकते रिजर्व कैटेगरी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। पटौदी से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई नई बस सेवा, बताएंगे पूरी टाइमिंग व स्टॉपेज। मानेसर में बस स्टैंड पर फ्लाईओवर निर्माण कार्य हुआ शुरू, ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया रूट डाइवर्जन प्लान। हिसार खरखोदा में आएगी नौकरियों की बहार, सैनी सरकार ने बड़ी कंपनियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज को दी मंजूरी। दिल्ली में कोचिंग स्टूडेंट्स के लिए नई पसंद बना ये इलाका, राजेंद्र नगर व मुखर्जी नगर से मोह हुआ भंग। ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का मिला तोहफा। और थोक महंगाई अप्रैल में 8.30% पहुंची, एक महीने में लगभग दोगुनी। रोजाना जरूरत के सामान और गैस बिजली के दाम बढ़े, ईरान जंग का असर दिखाई दिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम का मिजाज तेजी से बदला बदला नजर आ रहा है। दिन के समय तेज धूप और उमस भरी गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं शाम के समय धूल भरी आंधी और तेज हवाओं ने हलचल मचा रखी है। राज्य में मौसम अचानक से बदल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होने वाले हैं, जिससे लोगों को लू एंड हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। सबसे गर्म जिला सिरसा दर्ज किया गया है। यहाँ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और अन्य जिलों में तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि अभी भी रात का तापमान सामान्य के आसपास बना है। जैसे जैसे दिन का पारा बढ़ेगा वैसे वैसे रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि राज्य में अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में पश्चिमी हिस्सों में हीटवेव की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो वहीं 17 मई से राज्य में लू चलने की संभावना जताई गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी यानी HBSE द्वारा कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 2,76,640 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे, जिनमें से 2,47,860 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम का पास प्रतिशत 89.6% रहा है। HBSE चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि कक्षा 10वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में ग्रामीण अंचल के छात्रों ने मारी है, यानी कि ग्रामीण अंचल के स्टूडेंट्स का रिजल्ट शहरी अंचल के स्टूडेंट से 2.31% बेहतर रहा है। उन्होंने बताया कि भिवानी जिले की बेटी दीपिका कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 500 में से 499 अंक लेकर पूरे हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है। 4 स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पर और 11 स्टूडेंट्स संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। पास प्रतिशतता के आधार पर प्रदेश में चरखी दादरी जिला पहले स्थान पर रहा है, जबकि दूसरे पर जींद और तीसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ जिला रहा है। नूंह जिले का रिकॉर्ड सबसे खराब रहा है। चेयरमैन ने बताया कि बोर्ड ने परीक्षार्थियों को पुनः जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 20 दिन के भीतर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा भी दी है। कक्षा 10वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम देखने के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर विजिट कर सकते हैं। पिछले 14 दिनों से हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों की 12 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनने पर हड़ताल खत्म हो गई है। रोहतक में राज्य स्तरीय प्रधान नरेश शास्त्री के साथ सफाई कर्मचारी व अग्निशमन कर्मचारियों की बैठक के बाद हड़ताल को वापस लेने की घोषणा कर दी गई है। सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन अब 15,220 रुपए, मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए की सहायता, आश्रितों को नौकरी जैसी 12 मांगों पर सरकार के साथ सहमति बनी है। वहीं अग्निशमन कर्मचारियों की भी हड़ताल समाप्त हो गई है। बता दें कि पिछले 14 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने से शहर
शहर में गंदगी के ढेर लग गए थे। इस दौरान ठेके पर लगे सफाई कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब 15,220 रुपए करने पर सहमति बनी है, जो अभी तक 7 से 8,000 रुपए दिया जा रहा है। गड़बड़ी पर ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इन्हें राज्य कर्मचारी बीमा यानी ESI और कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF का लाभ भी मिलेगा। कर्मचारियों को बैंक के माध्यम से वेतन दिया जाएगा। स्वीपिंग में लगे कर्मचारियों को तेल साबुन भी दिया जाएगा। वहीं हाईकोर्ट में केस जीतने वाले फरीदाबाद के 111 कर्मचारियों के साथ ही 150 अन्य कर्मचारियों को पक्का करने पर सहमति बनी है। नरेश शास्त्री ने कहा कि कर्मचारियों की मौत हो जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाएगा और आश्रित की 25 साल की आयु सीमा की शर्त हटेगी। वहीं फरीदाबाद में हादसे में मारे गए अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों के आश्रितों को 50-50 लाख रुपए के साथ ही एक परिजन को सरकारी नौकरी मिलेगी। पेरोल पर लगे 1250 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा और आयु सीमा व CTET की शर्त से छूट मिलेगी। वर्दी और जोखिम भत्ते में 5-5 हजार रुपए देने के लिए भी फाइल चला दी गई है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप D कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया चयन मानदंड लागू कर दिया है। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप D पदों पर भर्ती पूरी तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET के अंकों के आधार पर की जाएगी। सरकार ने CET के पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया है। पहला 75% अंक सामान्य जागरूकता, तर्क शक्ति, गणितीय योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी और संबंधित विषय के माध्यम से होगा और दूसरा 25% अंक हरियाणा का इतिहास, समसामयिक घटनाएं, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण और संस्कृति के आधार पर होगा। ग्रुप D पदों के लिए प्रश्न पत्र का स्तर मैट्रिक यानी 10वीं के समकक्ष होगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 12 जनवरी 2024 को आयोजित ग्रुप D CET परीक्षा पास की थी और जिसकी वैधता 11 जनवरी 2027 तक है, उनके अंकों को भी अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा। साथ ही भविष्य में आयोजित CET में सफल अभ्यर्थियों के अंकों को भी इसी आधार पर सामान्यीकृत कर संयुक्त मेरिट सूची तैयार की जाएगी। हरियाणा में जो प्रोजेक्ट्स रास्ता नहीं मिलने के कारण अधर में लटके रहे हैं, वो अब रफ्तार भरेंगे। नायब सैनी सरकार ने गांव की सामलात भूमि यानी कि साझा पंचायत जमीन से निजी प्रोजेक्ट्स को रास्ता देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने बुधवार को हरियाणा ग्राम सामलात भूमि विनियमन संशोधन नियम 2026 लागू कर दिए। नए नियमों के तहत अब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके पास आने जाने का पर्याप्त रास्ता नहीं है, उन्हें पंचायत की जमीन से नया रास्ता दिया जा सकेगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह सुविधा उन प्रोजेक्ट्स को मिलेगी जिन्हें चेंज ऑफ लैंड यूज यानी CLU या फिर किसी अन्य सरकारी लाइसेंस की जरूरत है और वहां पहुंच मार्ग नहीं होने या अपर्याप्त होने के कारण परियोजना अटक रही है। नियमों में स्पष्ट किया गया है कि पंचायत की सामलात भूमि से रास्ता तभी दिया जाएगा जब संबंधित ग्राम पंचायत 3/4 बहुमत और ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। इसके बाद राज्य सरकार नया रास्ता चिन्हित कर सकेगी। सरकार के इस फैसले से औद्योगिक, आवासीय और अन्य निजी परियोजनाओं को राहत मिलेगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि नया रास्ता पंचायत के स्वामित्व में ही रहेगा और इसका उपयोग सामुदायिक तौर पर किया जाएगा, यानी रास्ता बनने के बाद भी जमीन निजी कंपनी या प्रोजेक्ट मालिक के नाम नहीं होगी। आवाजाही के लिए सभी लोग रास्ते का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रोजेक्ट मालिक किसी को नहीं रोक सकेगा। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम आदेश जारी किया गया है। जारी ऑर्डर में यह स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जिस आरक्षित उप श्रेणी को सिलेक्ट करता है, रिजल्ट घोषित होने पर उसे बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और समानता बनाए रखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है व बाद में श्रेणी बदलने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया पर प्रभाव हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर रिजल्ट आने के बाद श्रेणी बदलने की अनुमति दी जाती है तो इससे अन्य उम्मीदवारों के अधिकार प्रभावित होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस में असमानता आएगी। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ द्वारा हरियाणा SSC के विरुद्ध एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज करते हुए ये टिप्पणी की गई है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को किसानों के लिए नाकाफी बताया है। कहा है कि सामान्य धान का MSP 2441 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में केवल 72 रुपए अधिक है। चौटाला के अनुसार सरकार को लागत पर 50% लाभ जोड़कर मूल्य तय करना चाहिए था। उनके मुताबिक धान का उचित मूल्य कम से कम 3243 रुपए प्रति क्विंटल तय होना चाहिए था। किसानों को इससे तकरीबन 802 रुपए प्रति क्विंटल तक कम मिल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही है। खेती और किसान को मजबूत किए बिना देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है। इसलिए सरकार को किसान हित में व्यवहारिक
व्यवहारिक और न्याय संगत मूल्य नीति अपनानी चाहिए। आपको बता दें कि धान का सरकार ने 72 रुपए मूल्य बढ़ाकर 2441 रुपए MSP तय किया है, तो वहीं ज्वार का MSP 324 रुपए बढ़ाकर 4023 रुपए, बाजरा का 125 रुपए MSP बढ़ाकर 29 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का 12 रुपए बढ़ाकर 8780, मूंगफली का MSP 254 रुपए बढ़ाकर 7517 रुपए, सूरजमुखी का 622 रुपए बढ़ाकर 8343 रुपए और कपास में 557 रुपए की वृद्धि करते हुए 8267 रुपए कपास का MSP तय किया है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे स्थित मानेसर बस स्टैंड पर NHAI द्वारा नए फ्लाईओवर का निर्माण शुरू होते ही ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल दी गई है। निर्माण कार्य कई महीने तक चलेगा, जिससे NH48 पर ट्रैफिक दबाव बढ़ने की आशंका है। ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निपटने के लिए विस्तृत एडवाइजरी जारी कर कई रूट डाइवर्ट कर दिए हैं। ट्रैफिक पुलिस प्रवक्ता विकास कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं। वाहन चालकों से मुख्य हाईवे के बजाय डाइवर्ट रूट इस्तेमाल करने की अपील की गई है। जयपुर की ओर से दिल्ली व IMT मानेसर आने वाले सभी भारी वाहनों को पचगांव के पास NH48 से बाईं ओर मोड़ दिया गया है। यह वाहन KMP एक्सप्रेसवे से पटौदी रोड पर उतरेंगे। इसके बाद TCI फ्लाईओवर और सेक्टर 8 के रास्ते IMT मानेसर में प्रवेश करेंगे। जयपुर से दिल्ली जाने वाले हल्के वाहनों को मुख्य हाईवे की जगह मानेसर स्थित भीष्म मंदिर के सामने बनी नई सर्विस रोड से गुजरना होगा। यह व्यवस्था निर्माण पूरा होने तक लागू रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब केवल मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर ही नहीं, बल्कि कई नए इलाके भी तेजी से कोचिंग हब के रूप में उभर रहे हैं। UPSC, IIT, JEE, NEET और SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच अब इन इलाकों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इन इलाकों में छात्रों की बढ़ती संख्या के पीछे कई बड़े कारण बताए गए हैं, जिसमें सबसे अहम कारण यहाँ की बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी है। IIT, JEE, SSC और CA की तैयारी के लिए दिल्ली का लाजपत नगर अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर जिनका पूरे देश में नाम है, वो अपनी ब्रांच यहाँ खोलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लाजपत नगर में मेट्रो कनेक्टिविटी बेहतर है। वहीं जनकपुरी वेस्ट देश की राजधानी दिल्ली का तीसरा ऐसा इलाका है जहां पर नए कोचिंग सेंटर खुल रहे हैं। यहाँ IIT, JEE, NEET और SSC के नए कोचिंग सेंटर्स खुल रहे हैं। ऐसे सेंटर्स जो ना मुखर्जी नगर में है और ना ही राजेंद्र नगर में है, वो नया कोचिंग सेंटर, नया ब्रांड और ब्रांच लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि जनकपुरी को भी नया कोचिंग हब बनाया जा सके। पीतमपुरा भी बेहतर पढ़ाई और नए कोचिंग सेंटर्स में अब पीछे नहीं है। यहाँ अब एक के बाद एक कोचिंग सेंटर्स खुलने लगे हैं। यहाँ आपको पुलिस भर्ती की तैयारी, इंडियन आर्मी की तैयारी से लेकर एयरफोर्स समेत ऐसे कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे जो सीधे तौर पर देश की सुरक्षा एजेंसी और देश के विभिन्न सुरक्षा बलों की तैयारी कराते हैं। पीतमपुरा अब कोचिंग देने के लिए मशहूर हो चुका है। दिल्ली का नया इलाका जो कोचिंग हब के रूप में उभर रहा है, वह है नेताजी सुभाष पैलेस। यहाँ की खासियत है कि यहाँ पर IIT, JEE और NEET की सबसे ज्यादा कोचिंग है। यदि स्टूडेंट को मेडिकल की तैयारी करनी हो या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो, वह यहाँ आ सकता है। यह इलाका सस्ता होने के कारण यहाँ स्टूडेंट की संख्या अधिक है। यहाँ रहना और खाना भी बजट फ्रेंडली है, इसलिए यहाँ पर तेजी से एक के बाद एक नए कोचिंग सेंटर शिफ्ट हो रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड यानी HEPB की 19वीं बैठक बुलाई गई थी, जिसमें प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की दिशा में कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना, विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस बैठक में AITMC वेंचर्स लिमिटेड को 58.51 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। यह कंपनी हिसार में ड्रोन व उनके कलपुर्जे बनाने का हब स्थापित करेगी, जिससे रक्षा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। इससे यहाँ हजारों युवाओं को नई नौकरी भी मिलेगी। वहीं ऑटो सेक्टर में विस्तार के तहत सोनीपत के खरखोदा में ऑटो कंपोनेंट इकाई के लिए 89.91 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 200 से ज्यादा युवाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। वहीं मार्क एग्जॉस्ट सिस्टम लिमिटेड झज्जर में अपनी इकाई के लिए 39.95 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त करेगी। तो वहीं BEU MER इंडिया को झज्जर में 43.05 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं नूह में कैनकैप इंडिया को 35.21 करोड़ रुपए का विस्तार पैकेज दिया गया है। साथ ही नूह में लिथियम आयन बैटरी बना रही ATL बैटरी टेक्नोलॉजी को निवेश समय सीमा में 1 साल का विस्तार दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल हरियाणा आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ वैश्विक मानचित्र पर उभरेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को उनके ही जिले में रोजगार के बेहतरीन अवसर भी मिलेंगे। इन फैसलों से राज्य के रक्षा, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की नई लहर आने की भी संभावना है।
हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से गुरुग्राम के पटौदी से चंडीगढ़ के लिए नई बस सेवा शुरू कर रोडवेज विभाग ने यात्रियों को बड़ी सुविधा प्रदान की है। झज्जर डिपो की यह बस रोजाना दोपहर 3 बजे पटौदी से रवाना होकर वाया झज्जर, रोहतक, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला होते हुए रात 11:30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में अगले दिन सुबह 6:15 बजे चंडीगढ़ से रवाना होकर दोपहर 12:30 बजे झज्जर आगमन करेगी। यह बस वापसी में पटौदी नहीं आएगी। इस नई बस सेवा की शुरू होने पर पटौदी क्षेत्र के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए रोडवेज विभाग का आभार व्यक्त किया। तो वहीं पटौदी क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने बताया कि रात 8:20 पर रेवाड़ी से पटौदी होकर चंडीगढ़ जाने वाली बस में भीड़ भाड़ का बोलबाला रहता है। ऐसे में नई बस सेवा शुरू होने पर लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचेगी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है। चालक के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। तो वही मोटर मैकेनिक के लिए ITI व अनुभव तथा अन्य व्यवसाय के लिए संबंधित व्यवसाय में कौशल या अनुभव होना चाहिए। पायनियर यानी राजमिस्त्री व इलेक्ट्रीशियन के लिए अनुभव व ITI को प्राथमिकता दी जाएगी। जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस तय की गई है। तो वहीं SC, ST, ESM और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा ड्राइवर के लिए 27 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। डाक विभाग में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। डाक विभाग ने 1 जनवरी 2026 से ग्रामीण डाक सेवकों यानी GDS को महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी का तोहफा दिया है, जिसके बाद यह 58% से बढ़कर 60% हो गया है। डाक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों को DA में बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। उसी दर पर जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है। GDS को दिया जाने वाला DA उसी दर पर होगा जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, यानी 1 जनवरी 2026 से 60% मिलेगा। इसमें बताया गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों का जनवरी से मई तक का एरियर भी मिलेगा। सीधे 5 महीने का एरियर कर्मचारियों के बैंक खातों में जमा होगा। हालांकि एरियर कब आएगा इसकी जानकारी अभी स्पष्ट तौर पर नहीं बताई गई है। DA की संशोधित दर से GDS कर्मचारियों के हाथ में आने वाली सैलरी में अब काफी इजाफा हो जाएगा। उदाहरण स्वरूप देखें तो 20,000 रुपए मूल वेतन पाने वाले GDS कर्मचारी को DA के रूप में 12,000 रुपए मिलेंगे, जिससे उनकी कुल मासिक आय 32,000 रुपए हो जाएगी। यह भत्ता प्रतिशत के आधार पर दिया जाता है, जिसका मतलब है कि मूल वेतन जितना ज्यादा होगा, सैलरी में होने वाली कुल बढ़ोतरी भी उतनी ही ज्यादा होगी। हरियाणा में चुनाव आयोग ने 1 जुलाई 2026 से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR शुरू करने की घोषणा की है। राज्य में अक्टूबर 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार 2 करोड़ 6 लाख वोटर हैं। इस दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने बताया कि SIR कार्यक्रम को जनगणना के तहत चल रही हाउस लिस्टिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि दोनों प्रक्रियाओं के बीच बेहतर तालमेल बना रहे और मतदाता सूची अधिक सटीक बनाई जा सके। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 सितंबर 2026 को किया जाएगा। SIR के तीसरे चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में एक साथ विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू होगा। हरियाणा में मतदाता सूची की पिछली SIR साल 2002 में हुई थी। 2002 की वोटर लिस्ट के अनुसार उस समय राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1.25 करोड़ थी। उस समय पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 67 लाख और महिला वोटर लगभग 58 लाख थे। आपको यहाँ पर बताते चलें कि SIR आखिरकार क्या है। तो यह एक चुनाव की प्रक्रिया है। इसमें घर घर जाकर लोगों से फार्म भरवाकर वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। 18 साल से ज्यादा के नए वोटरों को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या फिर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, उनके नाम हटाए जाते हैं। नाम और पते में गलतियों को भी यहाँ पर ठीक किया जाता है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 790 अंक की तेजी के साथ 75,399 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 277 अंकों की बढ़त रही और ये 23,690 के लेवल पर बंद हुआ। मेटल, बैंकिंग, हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर के शेयर्स में अधिक खरीदारी देखने को मिली, तो वहीं IT शेयर्स में बिकवाली रही। एक्सपर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीजिंग में 2 दिनों की अहम बैठक शुरू हो रही है, जिससे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होने की उम्मीद है। वहीं
10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 182 रुपए बढ़कर 1,61,000 रुपए के पार पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव की बात करें तो 527 रुपए गिरकर 2,87,000 रुपए पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,47,796 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल सोने व चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना साल 2026 में अब तक 27,960 रुपए और चांदी 56,773 रुपए महंगी हो चुकी है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।